Hello students, yesterday we have started the chapter number 5, that is state of matter, and yesterday we have discussed some basic concepts such as intermolecular forces, thermal energy and van der Waals forces. चलिए, so today we are going to continue the topic, the chapter, and today we will discuss on some property which decide the state of matter such as pressure, volume, temperature, number of mole. ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो जो आपका ये होता है स्टेट ऑफ मैटर के अंदर हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, कुछ सच एज P प्रेशर, V वॉल्यूम, T टेम्परेचर एंड N number of moles, B density। ठीक है, तो ये वो सारी प्रॉपर्टी है जो कि किसी एक पार्टिकल पे अप्लाई ना होकर एक बल्क पे अप्लाई होती है। किसी एक बल्क के ऊपर अप्लाई होने के बाद ये डिसाइड होता है कि वहां पर इनका रिलेशन क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, और क्या रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग उसका कैसा उसका स्टेट बनेगा, क्या उसका प्रेशर रहेगा, प्रेशर के रिस्पेक्ट में क्या वॉल्यूम रहेगा, टेम्परेचर रहेगा। तो ये चीजें वहां पर डिस्कस होती हैं। चलिए, तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं गैसियस स्टेट। ठीक है, गैसियस स्टेट जिसके अंदर कुछ गैसियस स्टेट, सबसे पहले गैस का क्या होता है, एक्सपेंड होता है, एक्सपेंड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। ये इसका सबसे पहला एक पॉइंट है गैसियस स्टेट का। सेकंड, एक्सर्ट प्रेशर, और कौन सा, इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शंस में एक्सर्ट करेगा प्रेशर, और एक्सपेंशन इसका सबसे पहला पॉइंट होता है। थर्ड वन इज, आपको पता है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस हाई होता है रेस्पेक्टिवली आपका सॉलिड एंड लिक्विड के, और जो फोर्स होता है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव फोर्स जिसको बोलते हैं, ये लो होता है, वेरी लो। ठीक है, फिफ्थ वन, डेंसिटी लो होती है, डेंसिटी बहुत कम होती है, वेरी लो होती है। ठीक है, ये गैस के बारे में कुछ पोस्टुलेट्स थे। ठीक है, एक दो और लिख लो आप। अगर दो गैस को मिक्स करते तो मिक्स इवनली इन ऑल डायरेक्शन, और जब डेंसिटी इतना कम है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन नहीं है, डिस्टेंस ज्यादा है, एक्सपेंड होने का नेचर है, तो इसका कोई फिक्स शेप या वॉल्यूम नहीं है। शेप एंड वॉल्यूम, शेप एंड वॉल्यूम नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स नहीं है, जबकि ये जिस भी कंटेनर के अंदर लिए जाएंगे, जिस भी कंटेनर के अंदर पुट की जाएगी कोई गैस, फिल की जाएगी कोई गैस, उसी कंटेनर का वॉल्यूम अटेन कर लेगी। ठीक है, उसी कंटेनर का शेप अटेन कर लेगी। तो ये था गैसियस स्टेट के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, कुछ वैल्यूज हैं हमने बताया था, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल, डेंसिटी। ठीक है, ये सब था। यू कैन नोट डाउन दिस।
इसके बाद हमको करना है गैसियस लॉ, ठीक है। चलिए इसके बाद पढ़ना है गैस लॉ, ठीक है। ये सारे इन्हीं वैल्यूज पर डिपेंड करेंगे, ठीक है, इन्हीं वैल्यूज पर डिपेंड करेंगे। राजेश राजेश भाई इंक बोल दिया यार, काम मान करोगे, ठीक है। द गैस लॉ, तो बेटा सबसे पहला इसमें जो होता है, इसके अंदर होता है बॉयल्स लॉ, ठीक है। बॉयल्स लॉ होता है, इसके अंदर कांस्टेंट कौन सी चीज होगी ये मैं आपको बता देता हूँ। टेम्परेचर इसके अंदर कांस्टेंट होगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा इसका, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम और पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 और पी बी इजकस टू के, ठीक है। पी बी इजकस टू के, या फिर इसको और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। अगर फर्स्ट गैस के लिए P1 V1 है तो सेकंड गैस के लिए P2 V2 होगा, जो वो भी के इक्वल होगा तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। एक फॉर्मूला ये बनेगा, ठीक है। चलिए सेकंड लॉ, दैट इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ, दैट इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ। पहले उसमें क्या क्या कांस्टेंट था, टेम्परेचर। दूसरे में क्या कांस्टेंट होगा, चार्ल्स लॉ के अंदर प्रेशर कांस्टेंट होगा, ठीक है। इस बार प्रेशर कांस्टेंट कर देंगे तो इसका बनेगा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। इसका बनेगा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और वी कैन से V अपॉन T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, और हो जाएगा V1 T1 इसकस टू V2 T2। इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। सेकंड लॉ था बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ठीक है। थर्ड है आपका गैलुजैक लॉ, ठीक है। गैलुजैक लॉ के अंदर क्या कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम। इसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, और यहां पर होगा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं P अपॉन T, अच्छा ये इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू K, तो P1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 अपॉन T2। एक फॉर्मूला ये निकल करके आया यहां से, ठीक है। चलिए फोर्थ है एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। इसके अंदर जो आपका कांस्टेंट होता है, इसमें कांस्टेंट होता है आपका नंबर ऑफ मोल, नहीं इसमें होता है प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसमें प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट होंगे, तो V इजकल्स टू V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं V अपॉन N इक्वल्स टू K, और ये हो जाएगा हमारा V1 अपॉन N1 इक्वल्स टू V2 अपॉन N2, वेयर N इज द नंबर ऑफ मोल, ठीक है। फिफ्थ है आइडियल गैस इक्वेशन, कंबाइंड फॉर्म ऑफ आइडियल गैस
इक्वेशन, ठीक है। इसमें कांस्टेंट तो हम बता ही देंगे आपको। अगर इसको बनाना है, सबको कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है। अगर P V के 1/V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो P और T के भी उसके प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, तो यहाँ से क्या निकल के आया बेटा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T अपॉन V, ठीक है। और यहाँ से V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N आ रहा है, तो अगर मैं करूँ P V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो यहाँ इसको ऐड करने के बाद P V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N T, और इसको हम लिख सकते हैं P V इक्वल टू N R T। ये हमारा कंबाइंड गैस इक्वेशन हो गया जब इन चारों लॉज को हमने कंबाइन किया, ठीक है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आएगा, क्योंकि N इज द नंबर ऑफ मोल। देखो नंबर ऑफ मोल, जब आप एक बार गैस आपने किसी कंटेनर में ली और उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो देन नंबर ऑफ मोल विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रैक्टिकल। सो PV अपॉन T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NR, और ये कंप्लीटली एक कांस्टेंट है, तो PV अपॉन T इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये हमने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला और बना हमारा P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। चलिए, तो ये कुछ फॉर्मूलेज थे। अभी हमने केवल इंट्रोडक्शन किया है बेटा, ये हमने अभी कंप्लीट लॉज नहीं पढ़े हैं, ठीक है। ये हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया है कैसे हमको पढ़ना है, तो ये सारा हमको पढ़ना है। इसके बाद 1 बाय 1 सारे सभी को एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और यू कैन राइट डाउन दिस इन योर नोटबुक। ठीक है। बॉयल्स लॉ, कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा, यहाँ आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट क्या क्या चीजें आ रही देख लो। एक तो नंबर ऑफ मोल और एक गैस कांस्टेंट R। गैस कांस्टेंट बेटा उसको बोला जाता है, ठीक है। ये चीजें कांस्टेंट आ रही है। बॉयल्स लॉ के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ के अंदर प्रेशर कांस्टेंट, गैल्वेज़ लॉ के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट, और आपका एवोगाड्रो लॉ के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट, ठीक है। पोस्टुलेट बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, पोस्टुलेट अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। और ये फॉर्मूला निकल के आ गया इन्हीं दो कंडीशंस के लिए। इसको P2 कर लेना, ठीक है। चलिए, चार्ल्स लॉ में एट ए कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर, V upon T, V1 T1 V2 T2, ठीक है। गैल्वेज़ लॉ at constant volume the pressure of gas is directly proportional to its temperature. Next one, Avogadro's law, if the pressure and temperature of gas is constant then the volume will be directly proportional to its number of mole. Simple, ठीक है। और ये आपका आइडियल गैस इक्वेशन है कंबाइंड फॉर्म। चलिए, तो अभी 1 बाय 1 डिस्कस करना। सबसे पहला हमारा बॉयल्स लॉ, ध्यान से देखेंगे, हर बार एक लो करेंगे, एक बॉयल्स लॉ इस बार जब कर रहे हैं हम, ठीक है, 1 बाय 1, और उसके फिर क्वेश्चन अप्लाई करेंगे साथ साथ। तो सबसे पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं बॉयल्स लॉ में क्या होता है। चलिए डिस्कस करते हैं क्या चल रहा है आज हमारे चल रहे हैं। अरे भैया, इसके अंदर तो इंक आई नहीं। कैसा मार्कर हो गया, पानी भर गया इसके अंदर, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला हमारा बॉयल्स लॉ।
इसी को हमको डिस्कस करना है। चलिए लिख ले रहे हैं इसको, सारी डिटेल लिख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ गैस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ गैसेस स्टेट, द प्रेशर, sorry, at constant temperature, at constant temperature, the pressure of gas is directly proportional, inversely है to its volume, ठीक है। तो यहां से क्या पोस्टुलेट निकला, V इनवर्सली सॉरी P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। और भी लिख सकते हैं इसको, और द मल्टीप्लीकेशन या फिर द प्रोडक्ट, और द प्रोडक्ट, और at constant temperature the product of pressure and volume is constant। कैसे, यहाँ देख लो, ठीक है। P V डायरेक्टली 1, P V कांस्टेंट K, ठीक है। ये सभी रोल्स हैं, ठीक है। इस तरीके से इसको लिखना है। चलिए, एक तो ये था, दूसरा ठीक है, चलिए ठीक, चलो अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका देखते हैं बेटा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। चलिए फर्स्ट इक्वेशन का, ठीक है। ये वॉल्यूम है हमारा एक्स एक्सिस पर, ये वाई एक्सिस, यहाँ पर हमने लिया प्रेशर, ठीक है। जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, ठीक है। तो इसका कुछ ग्राफ ऐसा आएगा, ये, ठीक है। टेम्परेचर सपोज T1 था और ये कांस्टेंट रहा थ्रू आउट द प्रैक्टिकल, ठीक है। थ्रू आउट द प्रैक्टिकल ये टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहा, ठीक है। चलिए, अगर मैं कहूं कि कोई दूसरा हमने किया और वहां टेम्परेचर T2 रहा, और तीसरा हमने किया वहां टेम्परेचर T3 रहा, ठीक है। एक में T1 रहा, एक में T2 रहा, एक में T3 रहा, ठीक है। तो ये तो था इक्वेशन फर्स्ट का। अगर मैं कहूं कि हमको बनाना है फर्स्ट के लिए ही बनाएंगे, देखो इस बार क्या करेंगे, इस बार 1/V वैल्यू जो हमने ली है एक्स एक्सिस पर ली है और प्रेशर लिया है वाई एक्सिस पर। एज वी नो 1/V तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, केवल P ही तो P के इनवर्सली था, ये पूरा वैल्यू P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एक स्ट्रेट लाइन जानी चाहिए,
T1 टेम्परेचर पर, दूसरा प्रैक्टिकल किया T2 टेम्परेचर आया, तीसरा प्रैक्टिकल किया T3 टेम्परेचर आया। ठीक है, एक ग्राफ ये आ गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है हमको, यहाँ पर चेक करना है कि T1 T2 T3 के बिटवीन रिलेशन कौन इसमें बड़ा है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है, कौन सा कम है। ठीक है, ये हमको चेक करना है। ये इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो चुका फिलहाल। ठीक है, चलिए you can take the screenshot of this. चल एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन एक और देख लें आप। सपोज इसी लो के अकॉर्डिंग है, सपोज दिस ये कंटेनर है। ठीक है, यहाँ पर ये पिस्टन लगा दिया गया है, यहाँ पर ये पिस्टन लगा दिया गया है, ये एक पिस्टन है। ठीक है, यहाँ पर प्रेशर है P1 और वॉल्यूम है V1। तो अगर इसको प्रेशराइज किया जाए और ज्यादा, और यहाँ इस कंडीशन में इसका प्रेशर बढ़ जाएगा P2 और वॉल्यूम बढ़ जाएगा V2। एज वी नो P2 इज ग्रेटर देन P1, तभी तो ये हाल हुआ। दूसरी बात V2 इज लेस देन P1, कम है। तो यहाँ से इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, प्रोडक्ट ऑफ P एंड V कांस्टेंट था। फर्स्ट कंडीशन के लिए P1 V1 कांस्टेंट रहा, सेकंड कंडीशन के लिए P2 V2 कांस्टेंट रहा, और जब दोनों कांस्टेंट है तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। ठीक है, तो ये चार हमारे पास वैल्यूज हैं। ठीक है, चार वेरिएबल हैं। इन चारों वेरिएबल में कोई एक वेरिएबल नहीं होगा, बाकी तीन होंगे, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अब जरा क्या करना है, हाँ एक चीज आपको बतानी थी। डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चलिए यहां से अगर मैं कहूं फर्स्ट इक्वेशन से, कि हमारा जो डेंसिटी बेटा होता है, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। और प्रेशर ये हमारा, सपोज मैंने सेकंड इक्वेशन मान लिया, इसको थर्ड मान लेते हैं, सेकंड इसको मान लेना। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर इसको रखा जाए P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/V, तो V का वैल्यू यहाँ से क्या निकल करके आ रहा है, M/D। क्या निकल के आ रहा है, M/D। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/M/D। M/D D ऊपर चला जाएगा, तो टोटल क्या आएगा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल D/M। ये आपका एक रिलेशन आ गया। एज वी नो मास इज कांस्टेंट। भैया मास तो कांस्टेंट ही रहेगा, मास थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। 1 किलो अगर आपने सपोज 100 ग्राम लिया था, तो कंटेंट तो आपका 100 ग्राम ही रहेगा, बढ़ेगा घटेगा तो नहीं। प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो सकते हैं, टेम्परेचर चेंज हो सकता है। तो यहाँ से मास अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D आ गया है। ये याद रखेंगे, जो प्रेशर होगा वो डेंसिटी, यानी कि वो जितने भी डेंसिटी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अभी मैं इस पूरा सीक्वेंस समझाऊंगा आपको, चिंता ना करें, या समझ लो, लिख लो पहले सीक्वेंस। देखो हमने क्या लिया था, सबसे पहले हमने लिखा पोस्टुलेट। ठीक है, हमने फिर लिखा मेन रिलेशन। ठीक है, मेन रिलेशन के बाद हमें डेंसिटी के साथ रिलेशन दिखाना है, डेंसिटी रिलेशन हर लो में करेंगे हम ये। फिर हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन,
ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जितने भी टाइप से हो सकते हैं सारे दिखाने हैं। फिर हमें रिलेशन ऑफ कांस्टेंट टर्म, देखो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आते हैं ये, तो ये हमें मेन पॉइंट याद रखना है। पोस्टुलेट लिखेंगे, मेन रिलेशन लिखेंगे, मेन रिलेशन का जो भी डेरिवेशन है वो यहाँ करके दिखा देंगे, ठीक है। डेंसिटी के साथ रिलेशन हमने ये कर लिया। उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने पहले बना दिया था, आप इस हिसाब से बना लेना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो चुका है, अब हमें बस रिलेशन रह गया है, वो कर लेते हैं। रिलेशन कब को करना है केवल, चलिए यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, फटाफट से मैं रिलेशन लिख दूंगा, ठीक है। तो ये वाला रिलेशन याद रखेंगे, डेंसिटी का रिलेशन याद रखेंगे। चलिए अभी बताना है कि क्वेश्चन पूछेगा, ये ग्राफ देगा और पूछेगा रिलेशन बिटवीन T1 T2 T3 क्या हो सकता है, ठीक है। बात करते हैं, आइए इस वाले को लेके चलते हैं ग्राफ को, ठीक है। अगर ये ग्राफ है तो अगर ये ग्राफ है तो इसमें क्या कांस्टेंट है। अगर मैं फर्स्ट ग्राफ मान के चलूं, ठीक है, मैं फर्स्ट ग्राफ ले लेता हूं और ये कर लिया मैंने यहाँ पर। इस पूरे ग्राफ में v भी चेंज हो रहा है, p भी चेंज हो रहा है, चेंज क्या नहीं हो रहा है, तो थीटा चेंज नहीं हो रहा है। 1 कांस्टेंट क्या है, थीटा 1, ठीक है। अगर इसी पॉइंट पे मैं बात लेके चलूं, हम इसको अलग बना लेंगे थोड़ा सा, ये मेरा थीटा 1 है, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ से मिलाया, ये मेरा 1/b का वैल्यू हो गया यहाँ से यहाँ तक, और अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ मिला दूँ, ये मेरा p का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो tan थीटा बेटा क्या होता है, एज वी नो स्लोप तो ये होता ही है, स्लोप हमारा कांस्टेंट है ही, ये अभी बताया हमने, थीटा कांस्टेंट है। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, pv, तो pv आ जाएगा बस, तो यही कांस्टेंट है, हमको पता है tan थीटा कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या देखेंगे कि tan थीटा कांस्टेंट यानी कि जिसका थीटा बड़ा, हमको पता लग गया pv tan थीटा के इक्वल है, तो ये फर्स्ट केस हुआ। सेकंड केस में भी ये p1 v1 मान लो आप इसको, अगर सेकंड केस का देखना है तो p2 v2 इक्वल्स टू tan थीटा 2, ठीक है। फिर p3 v3 इक्वल्स टू tan थीटा 3, यानी कि जो आपका जो टेम्परेचर का रिलेशन आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा आ रहा है, ठीक है। अभी कहाँ गया, नहीं आया, ठीक है। tan थीटा बड़ा आ रहा है हर बार, कुछ गड़बड़, P1 कर लिया, इसको रहने दो बेटा अभी, वैसे तो आएगा ऐसे ही, एक बार अगर नोट करना चाहे तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, दूसरे तरीके से कर लो। अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन का वो देखूं, y इक्वल्स टू mx प्लस c होता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, तो y एक्सिस पे मेरे पास क्या है p, m क्या है मेरा tan थीटा, x एक्सिस पे क्या है मेरा 1/b, ठीक है, और c क्या है, इंटरसेप्ट 0, ठीक है। c क्या है, इंटरसेप्ट 0, इंटरसेप्ट कोई नहीं है, ठीक है। और m हमारा कांस्टेंट है, तो वही आ गया थीटा tan थीटा इक्वल्स टू pv, tan थीटा इक्वल्स टू pv, वही आ रहा है। इसका वैल्यू कब बढ़ेगा, जब थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, इसका वैल्यू कब बढ़ेगा, जब थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, यानी कि जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म जो है, कांस्टेंट था क्या हमारा, कांस्टेंट था रूल के अकॉर्डिंग टेम्परेचर, और यहाँ से कांस्टेंट हमारा क्या आ रहा है, थीटा, tan थीटा, तो थीटा डायरेक्टली थीटा tan थीटा आपका टेम्परेचर मान के चलना, ठीक है। तो
तो थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा। तो जिसका थीटा ज्यादा उसका टी ज्यादा, तो थीटा 1 से ज्यादा बड़ा है थीटा 2 एंड थीटा 3, तो T1 T2 T3 ये रिलेशन आ गया। एक बार इसको समझ लो थोड़ा सा, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये भी दोनों ठीक थे, एरिया वाला भी ठीक था, ये भी ठीक है। y = mx + c किसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। y = mx + c, y एक्सिस पे p है हमारे पास, x एक्सिस पे 1/b है, इंटरसेक्ट नहीं है, tan थीटा m जो कि स्लोप है वो कांस्टेंट है। और यहाँ इसके अकॉर्डिंग कांस्टेंट कौन है, स्लोप, और इसके अकॉर्डिंग कांस्टेंट कौन है, टेंपरेचर, यानी कि स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंपरेचर, जिसका स्लोप ज्यादा उसका टेंपरेचर ज्यादा। तो यहाँ पर ये लिख लेंगे T1 T2 T3, ऐसे इसको निकालना है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने के बाद, ठीक है। चलिए आज इतना हुआ है, यहाँ भी ऐसे ही लिख देंगे हम T1 T2 एंड T3, ठीक है। अब आज के लिए अभी इतना ही करेंगे, कल जो हम करेंगे इसका एप्लीकेशन करेंगे, इसका क्वेश्चंस करेंगे थोड़े से, ठीक है। चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, पढ़ते रहिए, एंड इफ यू लाइक द वीडियो गिव इट थम्स अप, ओके। That's all for today and thanks for watching the video.